नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस फ्रॉम पीवी डायग्राम्स भी। हमारे पास डायग्राम है, इंडिकेटर डायग्राम्स। अब डेरिवेशन से नहीं करना, आपको फ्रॉम द ग्राफ करना है वर्क डन। और ये प्रेशर है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम भी। ठीक है, ग्राफ का शेप कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बना लीजिए, मर्जी आपका। ठीक है, ये पॉइंट कुछ भी है, इट इज ए पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1। ओके, ये पॉइंट B है, कितना, प्रेशर P2, वॉल्यूम कितना, V2। ओके भाई, तो कैसे करोगे फ्रॉम द ग्राफ, हाउ यू फाइंड आउट द वर्क डन भाई। देखो यहां पे अगर मैं एक छोटा सा पॉइंट बनाऊं भाई, तो इसका वैल्यू यहाँ पे वॉल्यूम का इसलिए यहाँ पे होगा, और प्रेशर का यहाँ पे होगा। ऐसे निकालते हैं हम ग्राफ से पॉइंट की कितना वैल्यू होगा। ये छोटा सा पॉइंट है, स्टेट हो सकता है छोटा पॉइंट। जितना छोटा पॉइंट यूज करोगे करो उतना क्या हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा। यस और नो। इसको यहाँ पे मिलाइए तो ये थोड़ा चेंज हुआ होगा यहाँ से यहाँ तक, तो इसको dV मान लूँ। ठीक है, और प्रेशर कितना है इसका, दोनों का स्टेट है तो क्या प्रेशर सेम है भाई, इट इज P। ओके, क्या आप इस स्ट्रिप का एरिया निकाल सकते हो? एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। कर लोगे? यस और नो। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बटे एरिया। आपको निकालना वर्क डन भाई। तो वर्क कैसे निकालोगे, डायग्राम बना लीजिएगा एक बार। देखो ये तो स्मॉल के लिए करना आपको, इस तरह के स्ट्रिप्स हर जगह पे होंगे, तो पूरे के लिए क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं यहां से यहां तक का। ये प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू फोर्स बटे एरिया। यस और नो। तो फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। यस और नो। क्योंकि वॉल्यूम स्मॉल यूज कर रहे हैं पहले इनिशियल कंडीशन के साथ, तो dW क्या होगा, स्मॉल वर्क फॉर dV इतने के लिए। यस और नो। कैसे करोगे, dV क्यों लिखा मैंने इसको, dW क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dx बाय पिस्टन। अभी तो वही कर रहा हूं जो मैंने पहले किया था। यस और नो। अभी dx है, पिस्टन एक्सपेंड होगा कि कंप्रेस होगा, dx तो चलेगा। काम वही कर रहे हैं अभी हम लोग, ग्राफ का सब यूज कर रहे हैं अभी, चीज वही है। पिस्टन अभी एक्सपेंड कर रहा है या क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, नीचे जा रहा है, हो जाएगा, कितना जाएगा, dx। तो dw इज इक्वल टू f कितना भाई, PAdx। और PAdx क्या होता है, PdV होता है, वॉल्यूम। हमने लास्ट टाइम किया था ये, PAdx। AdX क्या है, स्मॉल वॉल्यूम, इट इज dV। इट इज द फर्स्ट इक्वेशन भी, ये पहले भी हमने यूज करते आए हैं। मतलब जो हमने पहले निकाला हुआ था वो कैसे इस ग्राफ से रिलेट कर रहा है भाई। ओके, समझ में आ रहा है, यहां तक कोई दिक्कत है? अब क्या करते हैं, इस ग्राफ के अंदर हम छोटे छोटे स्ट्रिप्स बना लेते हैं, अभी पट्टियां बना लेते हैं, जिनका विड्थ कितना है dV, लेंथ कितना है P, इसके हिसाब से। ठीक है, तो इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, नाम ले लो स्ट्रिप का भी, इट इज ABC हो गया, X Y Z, क्या बच गया M। आपको एरिया निकालना हो तो भाई, एरिया ऑफ स्ट्रिप, कौन सी स्ट्रिप यूज कर रहा हूं, कितने था, X Y Z M, X Y Z M। एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना XM इंटू ब्रेथ कितना MZ ले लूं। यस और नो। तो एरिया कितना होगा स्ट्रिप्स का भी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ XM फ्रॉम द ग्राफ भी, ये P के बराबर है। यस और नो, इट इज P। और व्हाट इज MZ भी,
dV। या ऐसी अच्छी बुक में से लिखा होता V1 V2, तो इनके बीच का कितना V2 माइनस V1, कोई दिक्कत नहीं है। चेंज कितना हुआ dV, dV है ना dV। इट इज इक्वेशन सेकंड। ये हमने किया पहले वाले टॉपिक से और ये निकाला इस टॉपिक से भी। दोनों में खासियत क्या है, दोनों इक्वेशन का लेफ्ट साइड बराबर है, अभी सॉरी राइट साइड क्या है बराबर है, तो लेफ्ट भी बराबर होना चाहिए। यस और नो? तो लिखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड मैं लिख सकता हूं एरिया या DW इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्ट्रिप, कौन सा एक्स वाई जेड एम, सही है एक्स वाई जेड एम। यानी सीधी सी बात ये है भाई, अगर आपको इस दौरान वर्क निकालना है तो इस पट्टी का एरिया निकाल लीजिए, कर लोगे तो आपको तो पूरा निकालना है ना, टोटल वर्क डन निकालना है भाई। कैसे निकालोगे, इंटीग्रेशन कर देते हैं DW। अब जब इंटीग्रेशन करोगे मतलब क्या है, इस तरह की पट्टियां बहुत है मेरे पास भी, सभी को जोड़ देता हूं तो क्या होगा, इस ग्राफ के नीचे का एरिया निकल आएगा पूरे के लिए। A से B वर्क डन निकालना है तो क्या करोगे, एरिया इसका निकाल लिया, फिर इसका निकालोगे, फिर इसका निकालोगे, ऐसे हर एक का निकालोगे। तो क्या निकाल रहे हैं एक्चुअल में आप लोग, इस ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल रहे हो सारा। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे इट इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, सही है। यानी आपको पीवी ग्राफ से वर्क डन निकालना पड़े तो उस ग्राफ का एरिया निकाल लीजिए, सीधी सी बात ये है। तो आपको क्या निकलाएगा, वर्क निकलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए अगर आप किसी सिस्टम को हीट देते हो भी, कोई भी सिस्टम मान लेते हैं, एक मेरे पास सिलेंडर है जिसके अंदर हम लोगों ने गैस भरी हुई है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, ये इसका पिस्टन है, इसको हीट देना शुरू किया हम लोगों ने। हीट को मैं DQ मान लेते हूँ, स्मॉल हीट दे रहे हैं DQ, ठीक है। तो ये हीट क्या करेगी इस सिस्टम के साथ, ये हीट क्या करेगी, कुछ तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगी क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और इंटरनल एनर्जी इज ओनली डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर्स भी, कर लोगे। कुछ तो इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। दूसरा ये पिस्टन क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा, यस और नो, dx याद है। कुछ पिस्टन क्या करेगा, वर्क भी करेगा। यानी जो हीट दी गई है वो दो भाग में टूट जाएगी, पहला भाग इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए, दूसरा भाग कुछ वर्क करने के लिए। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो लिख लीजिए, व्हेन वी गिव हीट टू द सिस्टम, when we give heat to the system, then one part of heat is used, one part of heat is used to increase internal energy, to increase internal energy of the system, internal energy of the system, and remaining part of heat is used to do work, ओके। तो जो हीट दिया गया है DQ इज द स्मॉल हीट गिवन टू द सिस्टम। हीट को हम Q से लिखते हैं, ये हीट है, ठीक है। इसका एक पार्ट कहां पे यूज हुआ, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए। इंटरनल एनर्जी का सिंबल U लिखते हैं हम लोग,
du स्मॉल चेंज हुआ उसके अंदर, और एक पार्ट यूज हुआ वर्क करने के लिए, स्मॉल वर्क dw। यस और नो? दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यस को ऐसे लिख सकते हैं dq इज इक्वल टू du प्लस pdv। कुछ याद है? dw को हम pdv लिख सकते हैं किस टर्म में? इन टर्म ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या होता है? प्रेशर इंटू एरिया, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल वॉल्यूम। यस और नो? पहले करते आए हैं। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कर लोगे? अब यहाँ पे कुछ साइन कन्वेंशन यूज करेंगे अभी कि किस पॉइंट पे हीट, एनर्जी और वर्क डन पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, क्या होगा वैल्यू, उसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन भी। साइन कन्वेंशन डायग्राम बना सकते हो साथ में, आप पता चलेगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, एक तो पार्ट यूज हुआ इंटरनल एनर्जी बदलने के लिए du, और एक हुआ क्या करने के लिए? dw करने के लिए, वर्क करने के लिए। ओके, लिखिए वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम टेकन एज पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम टेकन एज पॉजिटिव। अगर सिस्टम काम कर रहा है तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी हमारे लिए? पॉजिटिव होगी। एंड इसी में लिखिए एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम टेकन एज नेगेटिव, टेकन एज नेगेटिव। समझ में आया? सिस्टम पे काम किया जा रहा है तो हीट वर्क क्या होगा हमारा यहाँ पे? नेगेटिव। केमिस्ट्री से उल्टा है। मैं बोला था कि ओरिजिन पॉइंट अलग होते हैं हमारे यहाँ पे। कर लोगे? तो वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव रहेगा, ऑन द सिस्टम नेगेटिव रहेगा। वर्क हो गया। बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की। सेकेंड पॉइंट, अगर किसी सिस्टम को टेम्परेचर दिया जाए या उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगी। अगर टेम्परेचर घटाया जाए तो इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होगी। सिंपल है भाई। टेम्परेचर बढ़ेगा तो U बढ़ेगा, घटेगा तो U घटेगा। कर लोगे? तो लिख लीजिए व्हेन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज, व्हेन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज देन इंटरनल एनर्जी इज पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी इज पॉजिटिव। इसी में लिख दो एंड व्हेन टेम्परेचर इज डिक्रीज इंटरनल एनर्जी इज नेगेटिव, इंटरनल एनर्जी इज नेगेटिव। हीट के बारे में, अगर सिस्टम को हीट दी जाए तो पॉजिटिव होती है, सिस्टम से हीट ली जाए तो नेगेटिव होती है। कर लोगे? लिख लीजिए हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम taken as positive, heat given to the system taken as positive and heat drawn 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 from the system taken as negative। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। भी कहाँ इसको यूज करते हैं इस लॉ को, देखिए। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट डालिए। अच्छे पॉइंट आएंगे यहाँ पे, कई कुछ सिंपल से पॉइंट आएंगे। पहला पॉइंट है आइसोथर्मल प्रोसेस। भी आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में हम फर्स्ट लॉ को लगाएं तो क्या आंसर होगा? भी क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। लिख लीजिए in this process temperature is constant, in this process temperature is constant। ये बात सही है? T की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट। भी सही लिखा है मैंने। अगर T कांस्टेंट होगा क्या उसका इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगा?
इंटरनल एनर्जी टोटली डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर्स भी। अगर टी कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या है, कांस्टेंट है, तो यू भी कांस्टेंट होगा। यस और नो? तो चेंज कितना हुआ यू में, डी यू कितना हुआ, डेरिवेटिव है और कांस्टेंट वैल्यू 0। यस और नो? चेंज तो हुआ ही नहीं, कांस्टेंट वैल्यू है। कर पाओगे? तो फर्स्ट ला क्या बोलता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यस और नो? कर पाओगे? तो डी यू की वैल्यू कितनी होगी, 0 है, तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या ले सकता हूं, डी डब्ल्यू। यस और नो? डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस को यूज करते हो तो कंप्लीट हीट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी भी, सॉरी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन भी। पूरा हीट कहां पे चला जाएगा, वर्क करने में चला जाएगा भी। सेकेंड इज एडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें क्या कांस्टेंट होता है भाई, तो लिख दो, इन दिस प्रोसेस हीट रिमेन कांस्टेंट। इन दिस प्रोसेस हीट रिमेन कांस्टेंट, मतलब Q का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट भी। यस और नो? हीट Q कैसे लिखाते हैं, Q क्या है, कांस्टेंट। तो कितना चेंज हुआ हीट में, डी क्यू, कुछ नहीं हुआ, 0। डेरिवेटिव करो तो आंसर 0 आएगा कांस्टेंट वैल्यू का। यस और नो? फर्स्ट ला क्या बोलता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यस और नो? कर लोगे? तो लिख सकता हूं 0 इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यानी मैं लिख सकता हूं डी यू इज इक्वल टू डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू। यस और नो? यानी अगर आप एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बदलना चाहते हो तो आपको वर्क डन ऑन द सिस्टम करना पड़ेगा। नेगेटिव आंसर आ रहा है। एडियाबैटिक प्रोसेस में, जिस प्रोसेस के अंदर आप हीट कांस्टेंट रखना चाहते हो, उस प्रोसेस में आपने उसकी इंटरनल एनर्जी को बदलना है तो ऑन द सिस्टम काम करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क डन की वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। थर्ड लिखिए आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसमें क्या कांस्टेंट रहता है, पक्का देख लो, बोलवा लगी सारी बातें। लिखिए इन दिस प्रोसेस वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट भी। इन दिस प्रोसेस वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट। तो V का वैल्यू कांस्टेंट, V इज कांस्टेंट, तो चेंज कितना होगा dV में भी, 0। इससे क्या फर्क पड़ेगा भाई, dW कितना हो जाएगा, कुछ याद है dW को, हमने PdV लिखा था भाई। यस और नो? तो कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, 0। 0 इंटू समथिंग 0। कर पाओगे? तो फर्स्ट ला क्या बोलता है अभी, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 0 हो गया। डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, डी यू। अगर आप आइसोकोरिक प्रोसेस को यूज करते हो तो आपकी कंप्लीट हीट कन्वर्ट हो जाएगी उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए भी। यस और नो? समझ में आ रहा है? साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, किसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस? अगर कोई सिस्टम ए था, उसमें चेंज किया गया, अब वो सिस्टम बी की तरह बिहेव कर रहा है। यस और नो? कोई चेंज कर दिया इसमें पीवीटी में, तो क्या बन गया, सिस्टम बी। फिर सिस्टम बी में चेंज किया गया और वापस क्या बन गया, हो सिस्टम ए बन गया। तो इसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस भी। पानी से बर्फ जमाई गई और बर्फ को मेल्ट करके पानी बना दिया गया, ये क्या है कि साइक्लिक प्रोसेस है अभी। यस और नो? इस प्रोसेस के दौरान क्या कांस्टेंट रहेगा अभी, यस और नो? अगर उसका टी कांस्टेंट है तो उसका एनर्जी भी क्या है, कांस्टेंट होगा। बाकी हो सकता है बदल जाए, वॉल्यूम वगैरह। कर लोगे? तो लिख लीजिए साइक्लिक प्रोसेस, लिखिए एक बार क्या होता है। when system returns
to its initial state way. When system returns to its initial state, it is called cyclic process way. It is called cyclic process. क्या बोलते हैं इसको? साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेस भी. तो लिखिए इन साइक्लिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट भी. लिख दिया? इन साइक्लिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट. तो यू की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट. तो डी यू कितना होगा भाई? जीरो. डी यू कितना होगा? जीरो. तो लिख सकता हूं डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू होगा भाई फ्रॉम फर्स्ट लॉ भी. ये जीरो हो गया. डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू.